Hello everyone, welcome to 11th Commerce OC lecture. In today's lecture, we will discuss distinguish between and comparative study of private company and public company. So let us take chapter number 4, endpoint, which is a comparative study between private and public company. So ये डिस्टिंग्विश अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करें तो ये पूरे जो चैप्टर का एसेंस है तो ये हमें यहाँ पर समझ में आ जाता है, एक समरी आपको मिल जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एग्जाम में ऐसे डिस्टिंग्विश आपको पूछे जाए तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको दिया हुआ है जहाँ पर सीरियल नंबर है, फिर कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस वो आपको पॉइंट मेंशन करने हैं, हेडिंग्स मेंशन करनी है और फिर आप प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का कॉलम ड्रॉ करोगे। तो यही फॉर्मेट आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है फॉर एनी डिस्टिंग्विश बिटवीन। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग मीनिंग। मीनिंग यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन जब भी आप लिखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, मीनिंग का ही होना चाहिए। You shall always start your comparative study or distinguish between with meaning and definition. Meaning and definition, ठीक है। So private company क्या है? A private company is a company which by its article restrict the right to transfer its share। ये सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइवेट कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो शेयर के ट्रांसफर को रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब दे आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। इफ एनी एंड लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। और यहां पर जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें जो लिमिट लगाई गई है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की वो क्या है, 200। कितना है, 200। मतलब प्राइवेट कंपनी में यू कैन नॉट हैव मोर देन 200 मेंबर। 200 मेंबर से ज्यादा आपके प्राइवेट कंपनी में मेंबर हो सकते नहीं है। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये हमने रीड किया प्राइवेट कंपनी के बारे में। नाउ व्हाट अबाउट पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, अ पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे हम पब्लिक कंपनी बोलेंगे। देखो कितना इजी कर दिया। मतलब आपको मीनिंग सिर्फ बाय हार्ट करना है प्राइवेट कंपनी का, और पब्लिक कंपनी को सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज नोन एज पब्लिक कंपनी। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ मेंबर का क्या रिस्ट्रिक्शन है? तो प्राइवेट कंपनी होगा तो मिनिमम 2 मेंबर है और मैक्सिमम लिमिट है 200 की। वेर एज पब्लिक कंपनी में मिनिमम आपको कितने चाहिए, 7 चाहिए, और मैक्सिमम देर इज नो लिमिट, एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर कैन बी देयर। मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देर इज नो सच लिमिट। स्टैट्यूटरी मीटिंग, दिस मीटिंग इज नॉट कंपल्सरी। तो ये तो ओल्ड पॉइंट हो गया। ये पुराने लॉ के अंदर कई बार आता था कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको अपना जो पहला मीटिंग करना होता है उसे कहा जाता था स्टैट्यूटरी मीटिंग। का क्या कहा जाता है, स्टैट्यूटरी मीटिंग। इस मीटिंग के अंदर कंपनी शेयर होल्डर्स से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का या जो भी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी उनका इंट्रोडक्शन कराती है। कौन कौन शेयर होल्डर है ये उन्हें पता चलता है। कंपनी का मोटो क्या है, कंपनी का वे ऑफ वर्किंग क्या होगा, कंपनी की आइडियोलॉजी क्या है, ये सारे ये समझ लीजिए एक ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्शन है कंपनी का। और कंपनी के बारे में अब तक का क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये सब स्टैट्यूटरी मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। तो ये मीटिंग प्राइवेट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो निजी मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल आए हैं, ठीक है ना। बताने की जरूरत कहां पड़ती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। हेंस इट इज कंपल्सरी इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो अभी नए एक्ट के अंदर तो आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग देखने को मिलेगा नहीं। ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये हमने फर्स्ट पॉइंट या मीनिंग के अंदर ही देखा कि इसके जो शेयर्स हैं
वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, इस पे रेस्ट्रिक्शन होता है। अगर आपको अपना शेयर एज अ प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर ट्रांसफर करना है, सपोज मैं शेयर होल्डर हूँ प्राइवेट कंपनी का, और मुझे अपना जो शेयर है किसी और को ट्रांसफर करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं, पहले मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करना पड़ेगा, फिर जा करके मैं अपने शेयर सेल कर सकता हूँ, अगर सबके सब मेंबर्स राजी हैं तो। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का बहुत रेस्ट्रिक्शन है, वेरएस पब्लिक कंपनी का शेयर क्या होता है, दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। और आज की तारीख में जहां पर डीमेट अकाउंट है, ऑन द वेरी मोमेंट यू कैन सेल, यू कैन परचेज द शेयर। ठीक है। कैपिटल, यहाँ पर जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है 1 लाख रुपीज आता है। कम से कम इतना पैसा तो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 लाख। ठीक है, इतना पैसा होना चाहिए। वेयर इज इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? इट इज 5 लाख रुपीज। इट इज 5 लाख रुपीज। क्या ये कंपनी शेयर इशू करते समय प्रोस्पेक्टस इशू करती है? तो इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी होगी तो वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या इशू करती है? स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। वेयर एज पब्लिक कंपनी होगी तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना क्या है? कंपल्सरी। प्रोस्पेक्टस इशू करना क्या है? कंपल्सरी। ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अलग से आपको क्या कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है? तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो इट कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटी इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। जैसे ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। जबकि यहां पर आपको पहले कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 2 सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। पब्लिक कंपनी में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तो चाहिए, साथ ही साथ बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो जाकर के आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे? मिनिमम 2। किसमें? प्राइवेट कंपनी में। और सिमिलरली पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए? मिनिमम 3। ठीक है। नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम आप कैसे लिखेंगे? तो आपको लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड वहां पर अटैच करना है। क्या वर्ड ये यूज करना है? प्राइवेट लिमिटेड। जो भी कंपनी का नाम है पीछे आएगा प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी होगी तो सिर्फ वर्ड लिमिटेड चलेगा, लिमिटेड लिखना है आपको। तो किसी कंपनी के नाम के पीछे अगर लिमिटेड लिखा हुआ है तो आप समझिए कि वो पब्लिक कंपनी है। ठीक है। Next distinguish is regarding forms of business organization which contains sole trading concern, partnership firm, joint Hindu family business, cooperative society and joint stock company। तो एक कंपैरेटिव स्टडी आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। मीनिंग क्या है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न, इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय 1 पर्सन, सोल ट्रेडर। ठीक है ना। पार्टनरशिप पर्सन, पार्टनरशिप में क्या लिखेंगे? 2 और मोर पार्टनर्स। सोल ट्रेडिंग में क्या था? बाय 1 पर्सन। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है? 2 और मोर पार्टनर्स कम टुगेदर टू अंडरटेक अ बिजनेस एक्टिविटी एंड शेयर प्रॉफिट। वेरएस इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द एंसेस्ट्रल बिजनेस, एंसेस्ट्रल मतलब पुश्तैनी, है ना, मतलब उनके बाप दादा से ये चलते आ रहा है। एंसेस्ट्रल बिजनेस इज कंडक्टेड बाय फैमिली। तो यहाँ पर फैमिली मेंबर इंपॉर्टेंट है। कौन सी फैमिली? जॉइंट हिंदू फैमिली के जो फैमिली मेंबर्स है वो ये बिजनेस को चलाते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, और इसके अंदर होते कौन है? मेंबर्स होते हैं। ठीक है। सेम सिमिलरली जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है? इट्स अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। कैसा एसोसिएशन? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर। तो यहाँ पर इसका जो कैपिटल होता है वो ट्रांसफरेबल शेयर में डिवाइड होता है। द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। अगर आपको ओनर बनना है तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा, ये उसका कंडीशन है। तो मीनिंग हमने देख ली। नंबर ऑफ मेंबर, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, ओनली 1। ठीक है ना, एक ही व्यक्ति सब चलाता है। व्हाट अबाउट पार्टनरशिप फर्म? 2 पार्टनर एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर। कम से कम कितने? 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50।
अच्छा, ज्वाइंट इन द फैमिली देयर इज नो लिमिट, डिपेंड अपॉन बर्थ एंड डेथ इन दी फैमिली. कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिमम 10, मैक्सिमम नो लिमिट. कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कितने भी मेंबर आ सकते हैं. प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. और पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 and there is no limit on maximum number of members, maximum unlimited. क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? तो यहाँ पर सोल ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं. पार्टनरशिप फॉर्म में महाराष्ट्र में देखेंगे तो कंपलसरी है, ठीक है ना, कंपलसरी इन महाराष्ट्र. ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म में कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव एक्ट में आपको उसको कंपलसरीली रजिस्टर करना पड़ेगा. और जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कंपलसरी. लायबिलिटी क्या है? सोल ट्रेडर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पार्टनर्स की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जॉइंट है एंड सेवरल है. इसके ऊपर हम काफी डिस्कशन किया है कि अनलिमिटेड क्या होता है, जॉइंट क्या होता है, सेवरल क्या होता है, ठीक है. इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कर्ता की अनलिमिटेड होती है और को पार्टनर्स की लिमिटेड होती है, ठीक है. कोऑपरेटिव सोसाइटी शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है. और सिमिलरली जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है. कैपिटल का क्या रिक्वायरमेंट है? सोल ट्रेडर है तो लिमिटेड कैपिटल आता है. यहाँ पर कैपिटल सोल ट्रेडर से कंपेयर करें तो थोड़ा ज्यादा आता है, वहां पर आप लिख सकते हैं एज कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न कैपिटल इज मोर, ठीक है. यहाँ पर तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसी को कैपिटल के रूप में यूज किया जाता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी में मोर कैपिटल देन सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. और लास्ट में तो ह्यूज कैपिटल आ जाता है. क्या आता है? ह्यूज कैपिटल. क्या सीक्रेसी, बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन हो पाती है? यस, यहाँ पर सिंगल पर्सन है तो मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन हो पाती है. पार्टनरशिप फॉर्म में भी अगर बात करें तो शेयर्ड बाय पार्टनर, पार्टनर के बीच में सीक्रेट इंफॉर्मेशन रहती है. अगर बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की तो यहाँ पर भी मेंटेन है बिकॉज फैमिली बिजनेस है, ठीक है ना, फैमिली बिजनेस है. कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर लेस बिजनेस सीक्रेसी होती है और जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी लेस बिजनेस सीक्रेसी होती है. मैनेजमेंट, अ सोल ट्रेडर, यहाँ पर जो सोल ट्रेडर है वही पूरा मैनेज करता है, वही मैनेजर भी है, वही ओनर भी है, ठीक है ना. यहाँ पर कौन करता है? ऑल पार्टनर्स, या कोई एक पार्टनर बाकी सबके लिए मैनेज करता है. यहाँ पर कर्ता मैनेज करेगा इन द केस ऑफ जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस, ठीक है. और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको मैनेजिंग कमिटी मैनेज करती है. कौन मैनेज करती है? मैनेजिंग कमिटी. और कंपनी को कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. पॉइंट नंबर 8 इज स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है कि कब तक ये हमारा बिजनेस चल सकता है ना. वी कैन से परपेचुअल सक्सेशन है या नहीं है, लॉन्ग रन में चलेगा कि नहीं चलेगा. सो जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है इट लैक्स स्टेबिलिटी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर द बिजनेस इज टोटली डिपेंड अपॉन दी सोल ट्रेडर. अगर उसका डेथ हुआ, वो इंसॉल्वेंट हो गया, इनसेन हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा? सोल ट्रेडिंग कंसर्न बंद हो जाएगा, है कि नहीं. पार्टनरशिप फॉर्म में देखें तो इसमें भी लैक ऑफ स्टेबिलिटी है बट इट इज बेटर देन सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सो डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ पार्टनर कैन अफेक्ट द बिजनेस, ठीक है. फिर बात करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म की. इसको बोल सकते हैं कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट एल्डर पर्सन विल बिकम कर्ता. कर्ता को कुछ हो गया तो जो नेक्स्ट सीनियर पर्सन होगा वो कर्ता बन जाएगा. तो बिजनेस को यहाँ पर इफेक्ट कम होने वाला है, ठीक है. इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर क्या होता है? इट इज स्टेबल. क्यों स्टेबल? यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं,
ये एक इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस बेयर करता है और ऐसे केस में डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेम अप्लाई होता है कंपनी को। कंपनी भी क्या है, स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है। नंबर 9, गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल है। पार्टनरशिप फॉर्म में भी मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफियरेंस होता है। इवन इन द केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म बहुत ही लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां पर एक्ट फॉलो करना पड़ता है और जॉइंट स्टॉक कंपनी जहां पर एक्ट फॉलो करना पड़ता है, वहां पर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस देखने पड़ेंगे। कैसे? स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन और कंट्रोल का सामना करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 10, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? तो यहाँ पर देर इज नो सेपरेट एक्ट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, बट पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कंपल्सरीली आपको बाय हार्ट करना है। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म के लिए या फैमिली बिजनेस के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, याद रखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये हिंदू लॉ से आया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1912 एंड रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। मतलब जैसे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो सकता है या किसी स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, वो भी एप्लीकेबल होगा। बट इंडिया लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 ये एप्लीकेबल होगा। ये एक्ट इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है। गवर्न करने का मतलब इस एक्ट में लिखे गए रूल्स एंड रेगुलेशन इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने पड़ेंगे। और लास्ट में जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू गवर्न किया जाता है। ठीक है। फॉर्मेशन कैसा है? अगर आपको सोल ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो बहुत इजी है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है तो फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, बट एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी तो बहुत ही ईजी है। ठीक है ना। जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म ये भी सिंपल है, इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बात आ गई कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो यहाँ पर क्या होता है, कंपैरेटिवली चीपर बट टाइम कंज्यूमिंग। सस्ता तो होता है बट इसमें टाइम लगता है। ठीक है ना, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत सारी होती है इसके अंदर। और जब हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, इसका तो कॉम्प्लिकेटेड, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको मालूम है ना, हमको मेमोरेंडम बनाना है, आर्टिकल बनाना है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लीट करना होता है, एज देयर इज मोर एंड मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज। क्या इसमें वोटिंग राइट होता है? तो पहले 3 को आप छोड़ ही दो, क्योंकि वहां पर मेंबर वाला सिस्टम तो है नहीं, जो है वो ओनर है, तो वोटिंग का बात ही नहीं हटता। बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो वहां पर वोटिंग होता है 1 मेंबर 1 वोट। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है 1 शेयर 1 वोट। मतलब जितना आपके पास शेयर है उतने ज्यादा वोट्स आपके पास होंगे। कहां पर? जॉइंट स्टॉक कंपनी में। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपके पास कितने भी शेयर होने दो, इट डजेंट मैटर, 1 मेंबर 1 वोट। आपके पास अगर 1000 शेयर है तो भी आप एक ही वोट दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 1 मेंबर 1 वोट का कॉन्सेप्ट चलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो यहाँ पर हमने ये पूरा डिस्टिंग्विश जो है वो कंप्लीट किया। इसके अंदर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उसके अलावा जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने देखे थे वो भी हमने कवर अप किए हैं। ठीक है। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विथ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।